मनोज सर, शिल्पाज माइक स्टोरी में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। और सबसे पहले बताएं, इन दिनों क्या लिख रहे हैं? मैम बस कुछ कॉमेडी फिल्म है, ओके। तो वही उन पे काम चल रहा है, वो लिख रहे अच्छा, हैं। और कब तक आने वाली है? ये ऐसा लग रहा है, ऐसी उम्मीद है कि सारी चीज़ें सब सही अच्छे से हुई तो फिर नेक्स्ट ईयर सर्दियों में हम लोग लॉन्च मतलब आ हाँ जाएगी? हाँ फ्लोर पे आ जाएंगे। अच्छा, ओके Floor, ओके on ओके। तो floor। सारी मूवीज कॉमेडी है? हाँ, अरे सारी वाह मूवी कॉमेडी है। क्या बात है। हाँ। और कॉमेडी की पकड़ मुझे लगता है आपको जितनी ज़्यादा है टीवी इंडस्ट्री में, वैसे बहुत कम राइटर्स है। ऐसा आपको लगता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बड़ा, मुझे लगता है कि मैं अभी सीख ही रहा हूँ। नहीं सर, अगर ऐसा नहीं होता तो सही पकड़े हैं इतना हिट नहीं होता। मैंने कल्ट मूवी सुनी है, कल्ट सॉन्ग सुने, लेकिन कल्ट डायलॉग जो है वो आपके जरिए निकल कर आया है। और उसकी कोई बैक स्टोरी है मनोज सर? हाँ, है? जी ओके। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो माँ की कृपा से सारी चीज़ें होती हैं, तो आप जानते ही। बिल्कुल शेयर की जाए। आ, ये ये किस्सा जो है वो, जब शो हमारा जब स्टार्ट होने वाला था, ये तब की बात है। तो चैनल जो है वो यंग कास्ट चाहता था, अच्छा, और हम चाह रहे थे थोड़ा सा कि थोड़ी मेच्योर कास्ट हो। ओके। तो इसी दौरान जो है वो शिल्पा शिंदे जी से संपर्क में मैं आया, तो चैनल ने थोड़ा हल्के से कन्विंस हुए उस पर कि हाँ ठीक है, देख लेंगे, आप एक बार इनका ऑडिशन करिए। वही आसिफ जी का भी ऐसा ही हुआ कि इनका एक बार ऑडिशन करिए। तो जब ऑडिशन हुए तो ऑडिशन में तो ये दोनों बहुत अच्छे लगे, इन्होंने दोनों ने बहुत अच्छा किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है इसका करिए, आगे बढ़ाइए इनको। अच्छा, इस दौरान जब शिल्पा जी कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कह लें, या कुछ ऐसी फितूरबाजी हुई, हो जाता है कभी कभार कि शिल्पा जी पहले अनीता का किरदार, मैंने सोचा था कि वो करेंगी, अंगूरी का रोल करेंगी। अंगूरी के लिए ही मैं पिछले 3 सालों से उनके पीछे पड़ा हुआ था। तो 3 साल पहले ये शो? हाँ, मतलब इसकी जड़ रख गई थी 2012 में। इस शो की जो है वो नींव रख दी गई थी। और उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया मामला। ये चैनल भी लेट हो गया लॉन्च, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो आएगा तो आएगा, चैनल तो आएगा जरूर, लेकिन कुछ इसमें काफी लेट हो गया। तो मेरे ख्याल से 2016 में आई थिंक चैनल लॉन्च हुआ था। तब तक हम घिस रहे थे चप्पलें, चैनल जाते थे और आते थे। और इस शो के इतना डिले होने के पीछे कोई रीजन था? सिर्फ चैनल का लेट होना। अच्छा, और कोई रीजन नहीं? और कोई रीजन नहीं था, चैनल लेट हो गया था। ओके। और दूसरा, अच्छा, चैनल का खुद का लॉन्च लेट हो गया था? खुद का लॉन्च लेट हो गया था। और दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि इकलौता ये चैनल था, इकलौते चैनल पे ये इकलौता ऐसा प्रोग्राम था जो 10 बजे के स्लॉट में उन्होंने रखा हुआ था। ओके। कि भाई ये कॉमेडी है, अगर चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, ऐसे है भाई। मतलब लेकिन क्यों ऐसा होता है सर कॉमेडी? देखिए, उनका उनके लिए इम्पोर्टेंट थे उस वक्त बड़े बड़े शोज थे, जिनमें उन्होंने बहुत पैसे लगाए थे। उसमें गंगा सीरियल भी था, बहुत अच्छा शो था वो। बेगूसराय नाम का एक शो था, उस पर लाखों रुपए, एनटीवी पे। हाँ, जी, उसकी प्रमोशन पर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। मतलब बॉम्बे में और कहीं भी, यूपी में, बिहार में बैनर्स, पोस्टर, बड़े पोस्टर्स, सबके पोस्टर लगे हुए थे, सिर्फ भाभी जी का कुछ नहीं लगा हुआ था। अरे भाभी जी वैसे ही जो है वो छाने वाला था। तो वो चक्कर क्या हो गया मैम कि हमने देखा कि यार, मैं तो भड़क गया, मैं चैनल वालों पे, मेरे एक दोस्त उसमें थे, तो मैं उन पे भड़क गया एकदम से। मैंने रोते हुए फोन लगाया, मैंने आपने एक कहीं पे मैंने कहा, एक होता है कि भाई चैनल पे अगर कहीं आपने पोस्टर भी नहीं चिपकाए हैं उसके, तो किसी न किसी चैनल पे तो उसका प्रोमो वगैरह आना चाहिए। तो ले आ तो रहा है। मैंने कहा आ रहा है, बोला वो एनटीवी पे ही आ रहा है। मैंने कहा एनटीवी तो खुद नया चैनल लॉन्च हुआ है, तो उसी पे आ रहा है, तो क्या फायदा है। तो मैं बड़ा इमोशनल हुआ, मुझे रोना भी आया। तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि देखो मनोज जी, टू बी फ्रैंक, आप इतना इमोशनल मत हो, ये शो हमने रखा हुआ है, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो 6 महीने बंद कर देंगे इसको।
अच्छा, पहले ही जो है वो हाँ, वो ऐसा डिसाइड था। ओके ओके। क्योंकि मेहनत हमसे वो तगड़ी करवाई तगड़ी उन्होंने। 3 साल जब आपने 3 वेट साल करा में तो अच्छी मतलब हाँ, खासी। मैं वर्ली पैसे भी नहीं होते थे, बस में जाते थे। हाँ 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 हाँ। एक बार तो पैदल भी गए हम। मैं मजाक मतलब ओह। सीरियसली बोल रहा हूँ, पैसे नहीं थे मेरे पास और उतने बजे जाना था मुझे, तो मुझे पैदल जाना था। वो तो फिर चक्कर वो थे, चक्कर ये था कि जिससे उधार लेता था वो लड़का ही नहीं था मेरे पास। तो मैं अच्छा। ऐसे ही चला गया। ओके, तो और अंगूरी भाभी वाला जो कैरेक्टर, हाँ, सही पकड़े, एक बार पहले अच्छे से पकड़ ले। यस यस मैम। तो वो अंगूरी भाभी जी का कैरेक्टर में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारे यहाँ पे एक एक्टर हैं, वो अंगूरी का रोल करेंगे और ओके। जो शिल्पा शिंदे हैं वो अनीता का रोल करेंगे। ओके। अब मन मार के और क्या करेगा आदमी। मैंने हम्म। बोला ठीक है, जैसा अब आपको लगता है। तो अनीता ने, ये जो शिल्पा शिंदे ने अनीता वाला रोल करने में कोई वो नहीं किया। बोला ठीक है, मैं ये कर लूँगी मनोज जी, देखो आप 3 साल से मेरे पीछे। मैंने कहा ठीक है, फ़ायदा क्या है। और एक बड़ी एक्टर थी उस ज़माने की, तो वो कर रही थी अंगूरी का। लेकिन जब वो पूरा शूट शाट हो गया, उसके बाद में उनका परफॉर्मेंस चैनल को अच्छा नहीं लगा। अच्छा। तो खुद ही कहा उन्होंने, बोला नहीं नहीं हमको अच्छा नहीं लगा। तो हमारे प्रोड्यूसर बोले कि फिर जैसी कास्टिंग थी वैसी रखे हैं हमारे हिसाब से, जो आप लोगों ने सोची थी। जो हम लोगों ने सोची थी। मैंने बोला था, मैंने कहा प्लीज़ आप ज़रा ये करवा दीजिए ऐसे। तो प्रोड्यूसर बीच में हमारे दीवार उनके खड़े हुए, बोला नहीं, ये अब जो पुरानी कास्टिंग है हमारे हिसाब से होने दो। अच्छा ओके। उसके बाद फिर वो शिल्पा जी को वापस कैरेक्टर गया, अंगूरी वाला गया। हाँ। फिर शिल्पा जी बोली नहीं नहीं, मैं अनीता का ही करूँगी। मैंने कहा ऐसा मत करिए मैम, हम पहले से ही इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे कि आपको ही अंगूरी का रोल मिले। ओके। लेकिन चूंकि चैनल के लोग थे तो मैंने कहा वो हो नहीं पाया। अब प्लीज़, मैंने कहा अब आप कर लीजिए। तो बोले ठीक है। फिर लेकिन मैं वो, मेरे लिए एक तकिया कलाम ढूंढ के दो अच्छा सा। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो तुरंत मेरे दिमाग में आया, मैं उनके घर पे स्क्रिप्ट पढ़ने गया था। तो वो कैरेक्टर, मैंने कहा देखो आपका ही कैरेक्टर है कि आप गलत अंग्रेजी बोलती हैं और आपको जब कोई करेक्ट करता है तो आप जो है उसको कहेंगी सही पकड़े। ऐसे ही दिमाग में आया मेरे। तो ये भी कोई डायलॉग है, सही पकड़े हैं। उनके हिसाब से तो वो था कि कोई बड़ा लंबा तकिया चौड़ा कोई कलाम डायलॉग हो, लंबा चौड़ा हो। हाँ। जैसे आपने देखा हो FIR में भी हाँ। आते थे, लापतागंज में, बहुत सारे शोज में। तो मैंने बोला देखिए, मैंने कहा मैम ये ही आया है फिलहाल, देख लीजिएगा आप इसको। तो बोले ठीक है। उन्होंने बेमन से कह दिया ठीक है। मैंने डायरेक्टर साहब से, हमारे शशांक वाली जी से कहा, मैंने कहा जनाब ये सही पकड़े हैं करके एक डायलॉग है, आप देख लीजिए इसको कैसे बुलवाएंगे। तो उन्होंने उसमें अपना थोड़ा दिमाग लगाया। पहले तो शुरू में वो भी चौंके, बोले क्या है। बोले ठीक है कुछ करते हैं। उन्होंने फिर वो हेमा मालिनी के अंदाज में उससे बुलवा लिया, सही पकड़े हैं। हाँ। अच्छा ओके। और फिर वो 3-4 दिन बाद चैनल पे एकदम से वायरल हो गई। तो वो इस ऐसा तरह से वायरल हुआ सर कि KBC में जो है वो पहुंच गया। जी, वो माँ की कृपा से। लेकिन उसका ना मुझे ऐसा लगता है टीवी के अलावा निजी जीवन में भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। बिल्कुल लोगों के कहना चाहिए उनके डेली लाइफ में शामिल हो गया 100%। वो, और उसकी रॉयल्टी आपको मिलनी चाहिए। मैंने देखा मैम, बहुत सारे एक्टर, हाँ। मैंने यहाँ तक देखा वो नवजोत सिद्धू ने भी सही पकड़े हैं। हाँ। अर्चना पूरन वो बहुत सारे सिचुएशन पे भी जाता है। हाँ। और बहुत सहज सरल, और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको। हाँ मैम, और पॉलिटिशियन भी यूज करते हैं। तो ये बस ये सर कहाँ से हैं आप, और एक आपकी अगर ब्रीफ जर्नी आप बताएं। मैम मैं वैसे अलीगढ़, तो आपने नाम सुना ही, अलीगढ़ के पास ही एक छोटा सा गांव है, गंगा किनारे वाला। अच्छा। रामघाट नाम है उसका। ओके। और अलीगढ़ से बड़ा नज़दीक है वो। और बाकी मेरी सारी चीज़ें हैं, सर्कल सारा कुछ वो अलीगढ़ में। ओके। तो मेरा जन्म तो वहाँ हुआ था गांव में। वहाँ की मिट्टी खुशबू है, वहाँ जो ब्रिज भाषा है, वहाँ की माता पिता ने जो संस्कार दिए, सारी चीज़ें, खास करके लैंग्वेज जो जिसका मैं आज खा रहा हूँ। हाँ। तो वो लैंग्वेज, वो ज़बान जो है मुझे जो मिली है, विरासत में मिली है। तो उसकी वजह से आज जो ब्रिज भाषा आप भाभी जी घर पे में देखती हैं, तो वो वहीं की देन वहीं से आपने उठाई ली।
जी। और फिर वहाँ से आप यहाँ मुंबई मुंबई कैसे आए, में कब आए? मुंबई में मेरे ब्रदर बड़े अच्छी पोजीशन पे हैं। ओके। तो माँ जब गुजर गई तो मैं अकेला ही रह गया। तो पढ़ाई थोड़ी बहुत कर रहा था वहाँ पे। उसके बाद में फिर ऐसा लगा मुझे कि मुझे मुंबई जाना चाहिए। पढ़ाई में मेरा उतना ध्यान नहीं था। मैं लेकिन जो इंटर कॉलेज लेवल पे जो वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी उसकी वजह से मैं कॉलेज में बड़ा फेमस हो गया था। मैं गाता ओके। था, ओके। नाटक वगैरह करता था वहाँ पे। अच्छा। तो थिएटर वगैरह सब। थिएटर वगैरह करता था। ओके। तो वहाँ पे उसकी वजह से मैं टीचर्स का बड़ा प्यारा हो गया। ओके। बतौर कलाकार भी वहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं। उतना पढ़ाई में मैं उतना बिल्कुल शार्प नहीं थे। शार्प नहीं था। ओके। यहाँ तक कि मैं मतलब जो है 10th में एक बार गोल हो गया ना। ओके। तो उसके बाद 11th में आया। तो 11th में पढ़ने के बाद में फिर 11th और 12th में मैंने एग्ज़ाम दिया और 12th के एग्ज़ाम देके मैं सीधा फिर बॉम्बे आ गया। अब भाई साहब बोले यहाँ पे कि भाई तुम यहाँ आए हो तो काम वाम तो करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे तो ठीक है। मैंने कहा मैं कर लूँगा काम। क्या काम करेंगे बताओ, आप बताइए। मैंने कहा भाई साहब, तो मेरे ब्रदर का एक कैंटीन था। तो कैंटीन में बोले भाई फ़िलहाल तो ये बर्तन साफ़ करने वाले की वो है, तो तुम चलो बर्तन साफ़ करो कैंटीन में। तो कैंटीन एक बड़ी कंपनी है उसमें उनकी कैंटीन थी। तो मैं पूरा दिन बर्तन धोता रहता था उसमें, मतलब हाँ। तो वो काम से स्टार्ट हुआ मेरा। उसके बाद में फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि मैंने यहाँ बॉम्बे में थिएटर ज्वाइन कर लिया। अच्छा। वो कहते हैं ना जिसका माइंड जैसे जहाँ पे किस्मत लेके जाती है, जहाँ माँ ने जो लिख दिया है आपको वो वहीं पहुँचाएंगे। नहीं, लेकिन थिएटर का भी ख्याल खुद से आया, किसी ने सजेस्ट किया था? नहीं मैम, यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने वहाँ पे नाटक वगैरह किए थे। अच्छा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे जॉब में लगा हुआ था। वो एक कंपनी थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे कुछ कलेक्शन करने का जॉब था जिसका मैं हिसाब किताब रखता था उसमें ऑफिस में। तो वहाँ जैसे आप जैसे ना दुबई भेज रहे हैं उनको कुछ जैसे कड़िया लोग होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, वो आते हैं वहाँ टेस्ट देते हैं। ओके। तो वो टेस्ट देने का पैसे जो देते हैं वो कलेक्ट करके मैं उनका नाम वाम लिखता था। ओके। तो वहाँ पे कुछ इंजीनियर्स थे, जैसे रफ़त रज़ा राही नाम के एक सिविल इंजीनियर थे वहाँ। ओके। तो एक दिन मैं गाना गा रहा था। मैं तो जैसे ही वो आए तो मैं बंद हो गया। बोला अरे ये बंद क्यों हुए, जारी रखो, अच्छा गाती, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैंने नहीं सर। बोला नहीं, मैं कुछ मेरे दिमाग में आ गया तुमको देख के। तो क्या हुआ सर? बोले सुनाओ पहले मुझे। मैंने सुनाया। बोले तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। तो फिर सिंगिंग में नहीं करा ट्राई? हाँ किया था मैं। अच्छा, किया था। ओके। तो बोले तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा आप बस सर कोशिश। बोले तुम थिएटर ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? ओह, वहाँ से निकला। हाँ। तो मैंने बोला मैं थिएटर सर मुझे पता नहीं थिएटर। बोला यार नाटक है। मैंने हाँ। बोला किया है कभी? मैंने कहा थोड़ा बहुत ऐसे कॉलेज में ऐसे किया है, राजा हरिश्चंद्र और इस टाइप के। बोला नहीं यहाँ तो प्रॉपर थिएटर होता है। बोले तो तुम्हारे 2 जगह हैं, तुम रहते कहाँ हो? मैंने जी मैं चर्चगेट रहता हूँ। तो बोले चर्चगेट रहते हो तो तुम्हारे लिए भारतीय विद्या भवन ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे मैंने उर्दू पढ़ाया है वहाँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। मैंने बोला सर मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं। बोले देखो मैंने वहाँ फ्री में उर्दू पढ़ाया, तो तुम जाओगे वहाँ और उनसे बोलोगे कि भाई मुझे रफ़त रज़ा राही साहब ने भेजा है, वहाँ पे गिरीश देसाई जी होंगे। ओके। तो वहाँ बोल दो तुम जाके। तो मैं वहाँ पे फ्री में पढ़ा सकता हूँ, तो क्या वो मेरे किसी बंदे को फ्री में नहीं सिखा सकते? तुम जाओ। बहुत महान आदमी था वो। आज जो कुछ भी हूँ मैं उसकी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो बोले या फिर तुम नादिरा ज़हीर बब्बर हैं एक यहाँ जुहू में, उनके तुम्हारे ख्याल से जुहू तो मेरे लिए बहुत, बोलो तो फिर तुम ये कर लो। तो मैंने एक हिसाब किताब लगाया, मैं इतने बजे निकलूँगा, इतने बजे 1-1.5 घंटा वहाँ पे रुकूँगा, तो इतने बजे भाई साहब के यहाँ पहुँच जाऊँगा। बोल दिया करूँगा कि मैं
अब थिएटर तो पूरा वक्त मांगता है, तो वो हम जाता रहा, यहाँ पे प्रेशर आया, बोला अभी करना है तो गिरीश देसाई जी एकदम बड़े कड़क आदमी थे, बोले थिएटर करना है तो पूरा समय देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। मैंने कहा ठीक है सर। अब भाई साहब को मैंने बताया, मैं भाई साहब थिएटर करना चाहता हूँ, तो भाई साहब का अपना वो था कि उन्होंने कहा भाई देखो थिएटर वेटर करना है तो फिर तुम देख लो, लेकिन यहाँ काम करना है तो यहाँ पे करना पड़ेगा, रहना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा मसले हुए कि मैंने घर छोड़ दिया। भैया का? हाँ, ओह, ऐसा था। तो मैं घर छोड़ के मैं फिर वहाँ मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। फिर लेकिन उसके बाद रहना? तो मैम वही तो कि रहने की बड़ी मुश्किलात आ गई। वहाँ पे एक दो दोस्त बने, तो पहले तो ये हुआ कि कभी मेरे कुछ रिश्तेदार रहते थे, तो एक रात उसके यहाँ, एक रात उसके यहाँ, ऐसे चल ऐसे रहा। करके। और ये कौन से सन की बात है सर? ये मैम 94 to 95। ओह, हाँ, और ये सिलसिला सर कब तक चला, ये ऐसे स्ट्रगल ये का? मैम, हाँ, ये सिलसिला जो घोर स्ट्रगल वाला जो सिलसिला था, जो सर्वाइवल था, वो 3 साल तक चला। ओके। मैं बॉम्बे की वेटिंग रूम में भी सोया हूँ। मैं रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग रूम है, तो उसमें 30 रातें मैंने गुजारी। मैं वहाँ भी मैंने, और कभी फिर ये नहीं लगा कि तो भैया के यहाँ वापस चले जाएं? नहीं, फिर वहाँ तो जाने की जाने हिम्मत का। ही नहीं थी। एक बार घर और छोड़ घर दिया, आप वहाँ से हाँ, अलीगढ़ भी लौटने का कोई कोई ऑप्शन मतलब नहीं था। वो शेर है ना कि महबूब का घर हो, ये बुजुर्गों की ज़मीनें, एक बार चल दिए तो पलट कर आए नहीं है, देखा। क्या बात है। बशीर बंद निज़ाम का शेर है, तो वो शेर का बिल्कुल सही मायने में मैंने बिल्कुल अच्छा वो किया कि मैं वहाँ पे जो है वो मैं गया नहीं, ओके, फिर थिएटर पलटा से? नहीं। और मैम थिएटर वहाँ पे चलता रहा, तो कुछ दोस्त भी बन गए, तो दोस्तों के साथ में फिर बाद में मैंने एक जॉब पकड़ा हुआ था। अच्छा, वो 800 रुपये माहवार का था, महीने का था। महीने का। तो वहाँ जो है ना वो चूँकि मेरे हिस्से में 500 रुपये आते थे, तो मैं 500 तो वहाँ दे देता, 300 में अपना जो भी कुछ होता था वो खा सारी पीना चीज़ें। जो भी जैसे भी था। तो मैं नाला सुपारा रहता था। ओके। अच्छा, उसमें उस 800 में मेरा ये था कि अगर मैं वो टिकट निकलवा के आऊँगा तो वो भी नहीं बचेगा, तो मैं विदाउट टिकट चला। और कभी फाइन? बहुत बार पकड़ा गया, तो बाद में लोग पहचान गए, बोला तुम जाओ यार, तुम कुछ देते हो नहीं, तुम्हें तो जेल में भी नहीं रख सकते, कि कभी बेचारे वो छोड़ देते थे बाद में। ऐसा हो गया था। तो इस तरह की जब चीज़ें हुई तो कैसे भी करके वक्त कटा। तो मेरे एक दोस्त हैं, मेरे काफ़ी सीनियर भी हैं। उस वक्त वो शक्तिमान सीरियल का वो चल रहा था उनका, तो हम लोग साथ में शुरुआत की हम लोगों ने, ब्रिजमोहन पांडे, ओके, शक्तिमान सीरियल लिखा है जिन्होंने, और अभी भी बहुत अच्छे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने किए। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मनोज एक काम करते हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं। तो हम लोग इकट्ठे रहने लगे, दोनों सारी चीज़ें। मलाड ईस्ट में आ गए, नाला सुपारा से हाँ, मलाड मलाड ईस्ट में आ गए। अप्पा पाड़ा करके एक जगह है, हाँ। झोपड़पट्टी है बहुत तगड़ी वाली, वहाँ रहते थे हम लोग। तो अब हुआ यूँ कि ब्रिजमोहन पांडे साहब जो हैं वो उन्होंने वो अशोक पटोले साहब के यहाँ पे थे बतौर असिस्टेंट। अच्छा। राइटर। वो उनको हिंदी करेक्ट करना जो भी, क्योंकि पटोले साहब जो हैं वो मराठी के बहुत ग्रेट लेखक, और हिंदी में वो श्रीमान श्रीमती और हसरतें सीरियल कर रहे थे। बड़े ग्रेट राइटर। पंच कॉमेडी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो कॉमेडी आपने उन्हीं से? अच्छा, उस्ताद हैं मेरे। तो लेकिन ये आपको कब ऐसा समझ आया कि सबसे बेस्ट जो है वो कॉमेडी ही निकल के आती है, और राइटिंग में जाना, हाँ। और राइटिंग का पता होना, मतलब कि बड़ी जद्दोजहद वाली चीज़ है। ये बिल्कुल सच बात बोली मैम। मैं तो शुरू में तो मैंने बतौर एक्टर थिएटर शुरू किया। हाँ। उसमें गाना भी गाता था मैं। तो मकसद ये था कि मैं गाना गाऊंगा या तो फिर एक्टिंग करूंगा। तो मैंने ऑडिशन वगैरह देने जाता था, देखता था मुझसे लंबे चौड़े और हैंडसम बंदे, मैं काला सा बंदा, साधारण सी शक्ल वाला, मैं क्या इसमें करूंगा। तो मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैं सिंगिंग के लिए मैं ट्राई किया, 1-2 जगह की। अच्छा। लेकिन वहाँ भी ऐसे ही लगा मुझे। मैंने कहा नहीं सब सीखे हुए लोग हैं, और मैं तो कहीं सीखा भी हुआ नहीं था, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये राइटिंग में आना एक इत्तेफाक रहा। वो इत्तेफाक क्यों रहा कि
पांडे साहब ने कहा कि देखो मनोज, अशोक जी हसरतें भी लिखते हैं, श्रीमान श्रीमती भी लिखते हैं, तो मैं जो है वो डायरेक्टर के यहाँ पे असिस्टेंट लग गया हूँ, तो अशोक जी को ज़रूरत है अभी एक बंदे की, अच्छा, जो उनकी लिखे हुए को थोड़ा सा फेयर राइटिंग कर दे। ओके। अच्छा, उस टाइम पे ये था कि उस टाइम पे वो स्क्रिप्ट का जो है ना वो टाइपिंग वाइपिंग का चलन नहीं था होता था, नहीं, हाथ से होता वो हाथ से हम लोग लिख ये के 2000 के आसपास की जी बात मैम, होगी, जी है मैम, ना? उसी टाइम की बात है। तो मैं जो है फिर अशोक जी के पास लग गए हम, तो मुझे एक एपिसोड का 100 रुपये मिलता था फेयर राइटिंग करने का, और कुछ हिंदी विंदी इधर उधर होती थी तो बहुत कम जैसा होता था, लेकिन वो इतना अच्छा, क्योंकि बातचीत की हिंदी में ही वो करते थे। और उस वक्त उनका सीरियल चल रहा था श्रीमान श्रीमती, हसरतें, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ऑल द बेस्ट, 4 सीरियल थे और चारों सारे कॉमेडी थे, कल्ट शो कह सकते हैं हम उनको। हाँ, और चारों शो थे, तो चारों के चारों जो शो हैं उसमें 12 एपिसोड होते थे, 4 दुनिया 4 चौक 16 एपिसोड, तो 1600 रुपये मेरे आराम से पूरे मंथ में बन जाते थे। और इसके अलावा वो वैसे भी कुछ देना खाने पीने का, और ये तो कुल मिलाकर के मेरा वो अच्छा काम चलने लगा, और वो करते करते मैं राइटर बन गया हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। और ये कितने साल करा सर आपने, मतलब उनको ये मैंने मैम तकरीबन नहीं तो उनको 5 साल किया। अच्छा, 5 years। ओके। लेकिन आपको उसके बीच में लगा नहीं कि अभी आपको हाँ, तो 5 साल तक तो मैं लिखता रहा उनके लिए, लेकिन मैं और भी बाहर भी, उन्होंने मुझे कहा उस दौरान क्या हुआ, 99 में एक सीरियल, तो मैंने 98 में ज्वाइन किया उनको, अशोक पटोले साहब को, और 98 में ज्वाइन करने के बाद में फिर मैंने ये सब टीवी का आगमन हो रहा था, 99 में लॉन्च हुआ। ओके। तब तक मैं सीख गया था, तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे, चैनल वाले लोग थे, उन्होंने अशोक जी को कहा, बोला आपका असिस्टेंट है, ये छोटे छोटे शोज़ हैं, स्किट्स, इनकी स्किट्स वगैरह लिखने के लिए हमें राइटर चाहिए, मुझे लगता है ये लड़का अच्छा लिख लेगा, तो आप जो है इनको दे दीजिए। तो अशोक जी बोले, बनो तुम कर लो। उसको करने के बावजूद मैं यहाँ पे काम करता था, वो भी करता था। साथ में हाँ, तो अब उन्होंने यस बॉस सब टीवी के लिए लॉन्च किया उन लोगों ने, जिससे अशोक जी लिख रहे थे, तो उसके स्टार्टिंग वाले एपिसोड करीब 200 एपिसोड, वो राजन वागधरे साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे, अशोक जी लिख रहे थे, तो 200 एपिसोड में मैं साथ में था, मतलब मैं फेयर राइटिंग, नहीं फेयर राइटिंग करता था। अच्छा, अशोक जी बोलते रहते थे, या तो डिक्टेट करते थे वो, या फिर वो जो भी, तो मैं फिर डिक्टेशन पे आ गया था, मैं मनोज डिक्टेट करते थे, मैं लिख लेता था, वो रिकॉर्ड कर लेते थे, उसको रिकॉर्डिंग मुझे भेज देते थे, और वो आप लिख लेते थे, और मैं लिख लेता था। लेकिन उसमें क्रिएटिव इनपुट होता था आपका? थोड़ा बहुत, अच्छा, उतना नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ मतलब होता था, थोड़ा बहुत होता था। लेकिन अशोक जी को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि लड़का टैलेंटेड है ये, तो मुझसे कहा कि मनोज तुम वहाँ ट्राई करो, तुम्हें सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने वो सब टीवी में जो मैंने जॉब ज्वाइन किया, उसके बावजूद मैं यस बॉस भी लिख रहा था, मतलब उनके साथ में फेयर कर रहा था। एक इत्तेफाक ऐसा आया कि 2003 में अशोक जी ने फैसला किया कि वो यस बॉस नहीं लिखेंगे। 3 साल हो गए थे लिखते थे, 200 एपिसोड हो गए थे, वीकली था वो। तो अशोक जी कहीं और बिजी थे, किसी नाटक में बिजी थे, तो उन्होंने राजन जी से कहा कि राजन मैं नहीं लिख पाऊँगा। तो राजन जी जो हैं वो थोड़े टेंशन में आ गए, और वो शो हिट चल रहा था उस वक्त, अच्छा चल रहा था। तो राजन जी ने बोला कि आपका जो चेला है उसको ट्राई करें क्या? अच्छा, उन्होंने हाँ राजन जी ने बोले। राजन जी के साथ मैं इससे पहले कुछ एपिसोड लिखे थे मैंने उनके साथ, कुछ एपिसोड। लेकिन पहले वैसे होता था सर कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग एक ही राइटर करता था, एक ही राइटर, हाँ अलग अलग ज़्यादा हो गया है, एक ही। अच्छा, लेकिन राजन जी, और जैसे राजन जी के यहाँ ही मेरी मुलाकात शशांक जी से हुई। अच्छा, शशांक बाली जिन्होंने भाभी जी घर पर डायरेक्ट किया है। तो हम लोग, मैं और शशांक जी और राजन जी डिस्कस करते थे, फिर वो मैं लिखता था, ऐसा हो।
उस समय राइटर होना ज्यादा टफ था क्योंकि आपको कहानी भी सोचनी बिल्कुल है, मैम, स्क्रीन प्ले भी हाँ। सोचना है और डायलॉग की भी आपको बिल्कुल समझ मैम। होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, ओके। लेकिन सपोर्ट मुझे फुल रहता था, रायन अच्छा। जी का भी और शशांक बाली जी का भी। स्टोरी में और स्क्रीन प्ले में सपोर्ट फुल रहता था। अच्छा फिर डायलॉग जो होते थे वो मैं लिखता था। अच्छा। कई बार वो रिजेक्ट कर देते थे, 4-4 5-5 6-6 बार वो एपिसोड लिखवाते तो थे और मुझसे। उस समय हाथ से ही होती थी? और हाथ से हाथ होता से था उस होती वक्त। थी, ओके। तो वो रिजेक्ट करने के बावजूद मुझे ज़रा भी मेरे चेहरे पे शिकन नहीं आती थी। तो राजन सर को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, बोले यार तू कभी भी मैं तेरे से इतना कुछ लिखवाता हूँ या कभी भी मैं, लेकिन तू लिख देता है। नहीं तो कुछ राइटर जो है कि वो लिख दिया पत्थर की लकीर हो गई। और तो मैंने कहा सर सीख ही रहा हूँ आपसे। तो फिर आपके लिए वो मौका कब था जहाँ पर आपको लगा कि राइटिंग ही मेरा करियर है या यही पाथ पे मुझे चलना है? Yes, वो ma'am. कब, कौन सा मोमेंट था वो सर? वो मैम ऐसा हुआ कि यस बॉस जब मैं लिखने लगा, राजन जी का फ़ोन आया मेरे पास में कि भाई देखो ऐसे 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 बात है भाई, 70-80 लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। तो शो बंद हो जाएगा तो सब बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, तुम अगर क्योंकि कर सीधा आपको पूरा शो हाँ, लिखने के मैंने लिए। कहा सर अशोक जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं लिखूंगा। बोला नहीं, अशोक जी से मैंने पूछा, बोला लिखवाओ। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने जो है वो फिर वो लिखना शुरू किया। तो 700 एपिसोड का इजाफा किया मैंने उसमें। क्या बात है। तो वहाँ मुझे इस चीज़ का हाँ। एहसास हुआ कि मैं लिख सकता हूँ। उस समय डिफिकल्ट आई थी सर क्योंकि पूरा शो आ गया था? बहुत बहुत आती थी डिफिकल्टीज, क्योंकि असिस्ट करने में एक होता है कि चलो ऊपर कोई है। हाँ, लेकिन यहाँ भी ऐसा होता था कि यहाँ डिफिकल्टीज तो बहुत थी लेकिन यहाँ सपोर्ट बहुत अच्छा था। ओके। चूँकि शशांक भी थे वहाँ पे, उनके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। मतलब शशांक सर के साथ आपकी बहुत बहुत लंबी लंबा जर्नी रही है, association ऑलमोस्ट उनके 2 साथ। डिकेड हाँ। से भी ऊपर। उनके साथ मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन। शायद इस वजह से भी आप लोगों का जो जी। साथ में प्रोजेक्ट्स आते जी। हैं वो बहुत हिट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो Okay. बिल्कुल हम दोनों जो है वो एक ही पेज पे रहते हैं, सेम पेज पे रहते हैं। तो शशांक जी और हम लोगों में जो डिस्कशन होता था वो वहीं से वो एक सिलसिला शुरू हुआ, जो बुनियाद उसकी रखी गई वो वहीं से रखी गई। और एक टाइम ऐसा आया कि शशांक जी वहाँ से राजन जी के यहाँ से चले गए। यस बॉस 700 एपिसोड तक मैंने लिखा। उसके बाद में एक और सीरियल आया हमारा, ये चंदा कानून है। अच्छा, ओके। बॉस कोर्टरूम कॉमेडी थी वो। ओके। तो वो भी बहुत अच्छा शो था, वो 2 साल चला, बड़ा अच्छा। वो पूरा आपने लिखा था? पूरा लिखा था मैंने। अच्छा। तो उसमें इत्तेफाक ऐसा हुआ कि राजन सर ने भी वो डायरेक्ट किया। शशांक उस वक्त FIR लिख रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। अच्छा। तो शशांक जी ने भी वो शो डायरेक्ट किया। ओके। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ट्यूनिंग बनी, लेकिन चूंकि वो FIR में बिजी थे तो ज़्यादा वो समय दे नहीं पाए। उसके बाद हमारे एक लंबा वक्फा आ गया हमारे और शशांक जी के बीच में काम को लेकर। अच्छा। कि वो FIR में बिजी थे, मैं भी थोड़ा अलग अलग काम कर रहा था। कुछ बीच में 4-4.5 साल मेरे पास काम भी नहीं था। अच्छा। हाँ, भाभी जी से पहले मेरे पास 4 साल तक काम नहीं था। तो ये मतलब आपने यस बॉस लिखा, उसके बाद आपने दूसरा एक शो लिखा? उसके बाद कोई विशेष काम नहीं आया मेरा। मतलब आते थे सीरियल, 20 एपिसोड 25 एपिसोड चले, बंद हो जाते थे। मैं अपने आप को मनहूस टाइप का समझ रहा था। तो फिर उस समय पे सर कैसे सरवाइव किया या कैसे सरवाइव तो मैं ही जानता हूँ। नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि मुंबई जैसे शहर में बिना काम के नहीं मैम, मतलब छुटपुट काम करता रहता था थोड़ा बहुत। कई बार मन में आया कि जॉब भी कर लूँ। कर्ज बहुत हो गया था। अच्छा। बहुत कर्जा बहुत हो गया था सर पे। तो एक टाइम ऐसा आया कि ऐसा लगा जैसे कि चलो यार चला जाए कहीं पे। लेकिन क्या लग रहा था आपको कि उस वक्त चीज़ें क्यों काम नहीं कर रही थी? क्या राइटिंग में कोई प्रॉब्लम थी या समय सही नहीं था या क्या एग्जैक्टली? समय, मैम एक चीज़ मैंने देखी, मैं समय को अच्छा बुरा नहीं मानता। मेरा एक ऐसा मानना है कि शायद मेरे अंदर ना उतना काम करने की काबिलियत नहीं थी या तो उस समय पे, उस टाइम पे। या मैं मतलब जैसे इतने सारे शोज लिखने के बावजूद मेरा मन नहीं लगता था। अगर मैं कोई अच्छा प्रोजेक्ट करता और शायद अच्छा लिखता तो हो सकता है कि वो कंटिन्यू हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। मतलब कभी लिखा तो
3 दिन अगर मैं मतलब कोई एपिसोड लेके आ गया हूँ मैं, तो 6 दिन तक मैंने वो लिखा ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है उसमें, तो फिर वो मज़ा नहीं आता मज़ा था। नहीं आता। मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, तो मतलब मज़ा नहीं आ रहा था तो क्यों नहीं आ रहा था? शायद मेरे अंदर कोई कमी थी इस वजह से। नहीं, लेकिन एक चीज़ ये भी होती ना सर कि जब एक बहुत लंबे वक्त तक काम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी भी ड्रॉप होने लगती है। ये भी है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई अगर पैसे आते, पैसों से कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है ना, क्योंकि आपके काम का रिवर्ट है वो। ये भी है। तो वो भी एक होता है ना कि आप कितनी एनर्जी ही लाओगे। बिल्कुल मैम, जैसे 1-2 शोज मैंने जो लिखे जो लंबे चले, लेकिन वहाँ पे वो पैसा इतना लेट मिलता था कि वो फिर जो मेरे पे कर्जा उतना हो जाता था, डबल कर्जा होता था, तो वो उतारने में ही वो पूरा पैसा चला जाता था। तो कुछ ऐसे लोगों के साथ भी काम करके ना मेरा इंटरेस्ट ही चला गया था एकदम से। तो ये भाभी जी का जब शुरुआत हुई, उसकी थोड़ी सी ब्रीफ जर्नी अगर हो जाए सिर्फ ये शो की। जी मैम, वो क्या हुआ था मैम कि मैं एक बार ऐसे ही बैठा हुआ था, नए शो का इंतज़ार कर रहा था, काम में मन नहीं था उतना, सोच रहा था क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लाइफ कुछ नज़र नहीं आ रही थी एकदम से। महाड़ा में रहता था, लोखंडवाला में। तो एक बार फ़ोन आया मेरे पास में, फ़ोन आया जी टीवी से। बोले आपको डोरस ने बुलाया। डोरस के साथ मैंने एक शो किया हुआ था, जो पहले राइटर थी वो, तो वो स्क्रीन पे लिखती थी, मैं डायलॉग लिखता था। कहीं ना कहीं उनके जहन में था वो, तो उन्होंने डोरस डे ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मनोज जी, एक नया चैनल आ रहा है, उसके लिए हमको एक सीरियल चाहिए, तो आप लिख दीजिए। देखिए बोला, इससे पहले बहुत सारे राइटर्स ने कोशिश की हुई है, बड़े बड़े राइटरों के नाम लिए उन्होंने, जो धुरंधर थे उस टाइम पे, आज भी हैं, लेकिन अब आप रह गए थे, आपका नंबर मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, अभी मिल गया आपका नंबर, अच्छा हुआ, आप ट्राई करिए। और मुझे पता भी चला है कि वो शो जो है ना, वो आप का उससे पहले जो उस टाइप का शो लिख चुके हैं आप, आपके उस्ताद अशोक पटोली जी थे मेरे, तो उन्होंने बोला एक ऐसा शो लिखा है, वो अर्बन कॉमेडी थी, ये हमारी हिंदी कॉमेडी है, एक दूसरे की बीवी पे लाइन मारना, वो श्रीमान श्रीमती को एग्जैक्टली। तो बोले लेकिन ये हिंदी है, मतलब ये थोड़ा सा हमको कानपुरिया में करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करते हैं डोरिस डी। मैं पहला वर्जन लेके गया, बहुत तो ये पूरा आपने डिज़ाइन किया था भाभी जी? जी पूरा। ओके। तो मैं अपना वर्जन लेके गया, सारी चीज़ें। शशांक तो टच में थे मेरे, जो भी होती थी मीटिंग तो मैं जाता था FIR के सेट पे। तो ये कई सारे किरदार उस वक्त शशांक जी ने क्रिएट किए हुए थे, बोले ये डालिए जनाब इसमें, ये एपिसोड और उस तरह बैठ के हम लोग डिस्कशन करते थे, वो स्टार्ट्स रहे। उसके बाद में फिर ये सिलसिला चलने लगा मैं। अब ये सिलसिला ऐसा चला कि 1 साल, 2 साल, 3 साल। गिव अप नहीं करा आपने? नहीं, मैंने क्योंकि 3 साल से, आप 4 साल से काम नहीं था आपके पास। जी मैम। और उसके बाद फिर ये 3 साल, और मुझे एक पैसा उसके लिए नहीं दिया। मुझे मतलब एक एपिसोड कम से कम 50 बार लिखा होगा मैं, पहला एपिसोड। और इस दौरान ये भी हुआ कि नहीं, मनोज की बस की बात नहीं, दूसरा राइटर ले लो। ऐसा भी हुआ कई बार। तो बहुत राइटर आए भी, रघु जी भी आए। तो रघु जी तो खैर अपनी टीम में अपने साथ, रघुवीर शेखावत सर। हाँ, रघुवीर शेखावत सर, तो उनके साथ तो बड़ा मज़ा आया हमें। लेकिन उनसे पहले उन लोगों ने, चैनल वालों ने, कि वो इनके राइटर हैं, उनके राइटर हैं, वो ये है वो है, इनसे लिखवाई। तो लिखवाई, लेकिन किसी को जो मैं लिख रहा था और मज़ा नहीं आया उनको। हो जाता है कि लोग कहते हैं ना, चवन्नी अच्छनियाँ अठन्नी के पीछे भागते हैं, बाद में पता चला वो अठन्नी भी नहीं है, वो 10 पैसे का काम कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती रही। फाइनली वो एपिसोड बढ़िया बन गया, पहला एपिसोड। तो मुझे जी टीवी के बॉस के सामने जाना था रीडिंग करने के लिए, नरेशन करने। पहले एपिसोड बोलो भाई देखो, बॉस हैं, वो थोड़ा हंसेंगे ज़रा कम, और लेकिन
पुनीत गोयनका साहब, उस वक्त वो हेड थे, तो बोला देख लो, सुना दो, अगर वो खुश हो गए तो ठीक है, फाइनली देख लेंगे। गए हम लोग, 2-3 सीन सुनाने गया था, पूरा एपिसोड सुन के हंसते 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 पागल हो गया। क्या बात। हाँ, उनकी पूरी टीम थी, हाँ। बलवनकर और ये और पता नहीं कौन बहुत कौन सारे क्रिएटिव बड़े लोग। क्रिएटिव लोग थे। सबने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मैंने कि क्या बहुत बात अच्छा है, है। क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद में फिर हमें चॉइस मिली कि किसके साथ काम करेंगे, तो कोहली साहब भी ऑलरेडी थे, शशांक जी ऑलरेडी उनके लिए एफआईआर कर रहे थे, तो कोहली साहब के पास हम ये प्रोजेक्ट लेके गए, तो उन्होंने फिर देखा प्रोजेक्ट, बोले हाँ ठीक है, उन्होंने हाँ कह दी, ठीक है करने के तैयार हैं, तो फिर वो ये ऐसे फिर सिलसिला शुरू ऐसे हुआ। शुरुआत हुआ। वाह। फिर तो पलट के नहीं देखा नहीं, अभी। लेकिन काफी भाभी जी घर पर है कि बैक स्टोरी बहुत सारी है, बहुत सारी चीजों को लेकर। हाँ, जी जी। किस्मत को मानते हैं सर? मैम किस्मत को तो मानता ही हूँ, लेकिन कर्म भी है, कर्म दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, मतलब मैं कहता हूँ 90% आपका कर्म है, तो 10% आपकी किस्मत है। अच्छा। हाँ, मैं कर्म पे इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि जो भी मुझे अब तक हासिल हुआ है वो कर्म की वजह से हुआ है, ना कि मुझे किस्मत की वजह से। अगर किस्मत होती तो मैं किसी बहुत अच्छे घर में पैदा होता। अब चूंकि किस्मत तो मेरी मतलब बहुत अच्छे घर है, मतलब घर तो अच्छा ही था, लेकिन जो स्ट्रगल थे शायद लेकिन जो स्ट्रगल ना होते, लेकिन वो तो मैं धीरे धीरे लिखते हुए ही आगे बढ़ा। सर अब यहाँ से हम थोड़ा सा कॉमेडी राइटिंग उसकी बारीकियों के ऊपर हम जाएंगे, और सबसे पहले कॉमेडी में कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं, वो एक अगर बता सकें आप। मैम ये तो पूरा पुराने ज़माने से जो फॉर्मूले हैं अपने, जो कॉमेडी के प्रकार जो हैं, देखिए जैसे कि होती है सिटकॉम होता है जो नॉर्मली चल रहा है, सिचुएशनल कॉमेडी, एक बार पंच कॉमेडी जो मैंने जिक्र किया, श्रीमान श्रीमती, और इसके जीते जागते उदाहरण थे मिस्टर उमर शरीफ, मैं उनको, मेरे आइडल हैं। अच्छा। मैं उनसे सीखा मैंने बहुत। तो और एक होती है कन्वर्सेशनल कॉमेडी, जो भाभी जी घर पे हमें देख रही हैं आप, या फिर आप मोइन अख्तर वाली आपने जो कई सारे प्रोग्राम्स आते हैं उनके, उनमें बातचीत होती है, सिर्फ बातचीत होती है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पंच आएगा, लेकिन आप उस चीज़ से बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, एक किस्से होते हैं, कहानी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें ज़रूरी नहीं पंच हो, लेकिन वो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। पंच कॉमेडी में क्या है कि बात चल रही है, लास्ट में खड़ाक से पंच आ गया, तो वहाँ हंसी आ जाती है वो। और एक जोक, मतलब लास्ट में एक जोक क्रैक करना रहता है, जो स्टैंड अप कॉमेडी में ज़्यादा देखने को मिलती है चीज़ें। सिटकॉम में सिचुएशन में आदमी फंसा होता है, उसके साथ ट्रेजेडी हो रही होती है, विजुअली थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ, उसमें वो विजुअली ज़्यादा होता है। हाँ, तो वो चीज़ें होती हैं। एक ब्लैक कॉमेडी होती है। ब्लैक कॉमेडी में क्या है कि आप किसी पे सटायर कर रहे हैं, राजनीति पे सटायर कर रहे हैं, या कोई भी मतलब ट्रेजेडी में से कॉमेडी निकाल रहे हैं, तो उसको ब्लैक कॉमेडी कहते हैं लोग। इस तरह का, जैसे ऑफिस एक बड़ा फेमस शो था, उसमें पूरा ब्लैक कॉमेडी था, लेकिन कमाल था, लेकिन बहुत कमाल था। खिचड़ी बहुत अच्छा था, खिचड़ी बहुत अच्छा था। खिचड़ी जो है वो सिटकॉम टाइप का मामला था, उसमें बहुत अच्छा था। तो फिल्में भी बड़ा उदाहरण है आपको सिटकॉम की। सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो जो सिचुएशन कॉमेडी थी वो थी जाने भी दो यारो, सबसे बेस्ट मानी जाती है। और आपकी इंग्लिश मूवी में मेरी बड़ी फेवरेट कई सारी मूवीज़ हैं, जिसमें मुझे हैंगओवर बहुत अच्छी लगती है सिचुएशन कॉमेडी में, और भी बहुत सारी वहाँ उसमें तो बहुत एग्जाम्पल है। तो सर कैसे, लेकिन अगर समझो कॉमेडी राइटिंग में स्पेशली किसी को करियर बनाना हो तो क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स होते हैं उसके? जहाँ तक मैंने जो मैम, जैसे मैं कॉमेडी राइटर ही कह सकते हैं मुझे आप, जैसे बना में, तो एक तो ये है कि कॉमेडी जब होती है तो आपकी परवरिश वैसी होनी चाहिए कॉमेडी की। अच्छा। आप स्टार्ट अगर कर रहे हैं, हाँ, ओके, और आपका मिजाज भी वैसा होना चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए परवरिश, थोड़ा सा अगर उसको? परवरिश में जैसे कि आप अगर कहीं सीख रहे हैं, हाँ, तो कॉमेडी से शुरुआत करिए आप। जैसे थोड़ा अगर उसको, जैसे मैं हूँ, अब मैंने जो है वो अशोक पटोली जी के यहाँ जब मैंने पहला लफ्ज़ लिखा तो वो कॉमेडी का ही लिखा, मतलब ओके,
जैसे श्रीमान श्रीमती का पहला एपिसोड लिखा मैंने, फिर तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तो वो माहौल घुसना चाहिए आपके दिमाग में। नहीं, एक होता है कि सामने से कोई चीज़ आई और उस वक्त आप कर गए, हाँ और एक है कि अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, हाँ, और जस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉमेडी राइटिंग में जाना है, है। तो उसमें कौन सी स्टेप्स है जहाँ पर थोड़ा सा हम इजी कर सकते हैं अपना रास्ता? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैम उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अपनी सोच में कॉमेडी लानी पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए जैसे हर चीज़ को ना हमको देखना है कॉमेडी के नज़रिए से। ओके। अगर कोई लाश भी जा रही है मान लीजिए, हाँ, तो उसको हमें कॉमेडी की ही दृष्टि से देखना चाहिए। अच्छा। ये बात मुझे मैं खुद की बताई हुई नहीं कर रहा हूँ, मुझे उमर शरीफ साहब ने बताया था। मैंने उनसे पूछा, सर मैंने कहा एक राइटर, कॉमेडी राइटर होने के लिए अच्छा हाँ, क्या किया? बोले देखो भाई, ट्रेजेडी में से भी कॉमेडी निकालो। कोई भी चीज़ जा रही है, कोई बोले 4 आदमी जा रहे हैं, 4 आदमी अगर कोई कंधा लेके जा रहे हैं और ये हो, तो तुम उसमें ट्रेजेडी तो सब निकालेंगे, सब रोएंगे, तुम उसमें से क्या निकाल सकते हो? जैसे कॉमेडी राम प्रसाद की 13वीं में जैसे कॉमेडी निकाली थी। जी वैसा ही कुछ है। तो बोले तुम उसमें से क्या कॉमेडी निकाल सकते हो, तुम निकालो, निकाल के दिखाओ। और हर चीज को बोला कॉमेडी के नजरिए से देखो आप, ये उन्होंने कहा। तभी जो है वो आ सकती है हर चीज को, हाँ यही मुझे उन्होंने बताया। शेखर सुमन साहब, उनके साथ में मैं स्टार्टिंग में काम करता था, तो मैंने बोला सर मैं आप बहुत अच्छे एक्टर हैं कॉमेडी के, मुझे कुछ बताइए। बोला हर चीज को अपने कॉमेडी के नजरिए से ही देखो, तभी आप वो कर पाओगे। सीरियस देखोगे तो सीरियस करोगे, कॉमेडी करोगे तो कॉमेडी की तरह देखोगे, और तभी जो है वो होगी चीजें। अदरवाइज तो ये चीज है, यही एक की पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, यही है मैम। हाँ कि अगर कॉमेडी में आना है बिल्कुल, तो उसको उस नजरिए से जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप देखिए अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्छे एक्टरों को देखना पड़ता है, आईने में एक्टिंग करनी पड़ती है। ट्रेजेडी वाला करना है सीन आपको, तो आपको दिलीप कुमार के स्टाइल में बोलेंगे, कुछ उसकी फिल्में देखेंगे, दिलीप साहब की फिल्में देखेंगे, या कोई और होगा तो उसकी फिल्में देखेंगे। लेकिन अगर आप कॉमेडियन बनना चाहते हैं तो फिर आप जॉनी लीवर को देखेंगे, या फिर कपिल शर्मा को देखेंगे, या जो भी है, तो वो आइडल होते हैं। 3 ऐसी चीजें बता सकते, जैसे लोग बुक रीडिंग के लिए बोलते हैं, या फिर कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न देखो, मूवीज़ देखो, ये तो है ही, लेकिन ऐसी कोई 3 चीज़ें कि ये आप करोगे तो वो राइटिंग में बहुत हेल्प करेगी। हाँ मैम, देखिए ज़्यादातर तो एक चीज़ें होती हैं कि अगर आप कॉमेडी बुक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो अपने पास में बड़ा रिच है हम लोग कॉमेडी में। हम लोग पढ़ते नहीं, शरद जोशी जी हैं, और बहुत सारे जो सटायर हैं और ये हैं अपने हरशंकर परसाई जी हैं, ये लोग तो नो डाउट, मतलब इनकी जो व्यंग हैं वो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। इसके अलावा एक मुश्ताक अहमद यूसुफी हैं, वो पाकिस्तान के हैं, उर्दू में लिखते हैं वो, बहुत गजब है। तो इनका लिखा हुआ अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा मैम। ओके। और इसके अलावा और कोई चीज़ लगती है आपको? इसके अलावा आप अगर थिएटर करें, मॉलियर हैं, मॉलियर लेखक हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे कॉमेडी की हैं, चेखव हैं, और उनके प्लेज वगैरह देखें आप। प्लेज देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है, फ़ायदेमंद रहता है कॉमेडी राइटर के लिए। और उसमें देखें आप किस तरह से उन्होंने कॉमेडी ऑफ एरर, शेक्सपियर साहब ने भी उसमें कॉमेडी ऑफ एरर पर काम किया बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनको अगर हम अपने जीवन में ले आएँ, अपनी बातचीत में ले आएँ, अपनी सारी चीज़ों में ले आएँ, तो वो चीज़ें जो है ना, और अपने ऑब्जर्वेशन बड़ा ज़रूरी होता है। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाँ, वो एक देखिए, आप कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर को आप ऑब्जर्व करिए कि ये क्या कैरेक्टर, उसको अडेप्ट कर लीजिए। अब हमने और भी देखा है कि ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स होते हैं, पहले क्या होता था कि आजकल भी होता है ऐसा कि लोग किसी की कमज़ोरी को कैरेक्टर मान लेते हैं, जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा है,
तो वो तो उसका दोष है, वो तो बेचारे के वो कैरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं हाँ, है। हाँ। कैरेक्टर तो साइकोलॉजी से बनता है। वो कैसे बनाते हैं सर आप? क्योंकि आपके सोचता क्या है? आपके कैरेक्टर नहीं, आपके बनाए हुए बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो रजिस्टर हैं बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो वो कहाँ से आते हैं? आपने रियल लाइफ में देखे होते हैं या जी खुद ने भी जो है वो क्रिएट किए हैं? बिल्कुल। मैंने जैसे रियल लाइफ में अंगूरी का कैरेक्टर, मैंने मेरे इर्द गिर्द ऐसे कैरेक्टर थे, अंगूरी टाइप के अच्छा। कैरेक्टर। ओके। तो वो अंगूरी का जो बॉडम पने की जो सोच है ना, वो सोच से कैरेक्टर बनता है, नॉट उस कि वो लंगड़ा के चल रहा है या उसकी एक आंख बंद है या वो ऐसे चलता है या फिर वो ऐसे करता है, वो कैरेक्टर नहीं होते हैं, वो तो दोष होता है। कैरेक्टर साइकोलॉजी से होता है, कैरेक्टर मेंटली सोच से होता है। अब देखिए, अब कॉमेडी में अब एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मोटा सा एग्जांपल है, जिसमें ये होता है कि भाभी जी घर पे हैं, में एक RDX का पैकेट इनके यहाँ पे आ जाता है, तिवारी के। अब ये लोग घबरा जाते हैं सारे लोग कि इसको कहाँ पे, बोले कहीं फेंक के आ जाओ। तो अंगूरी कहती है कि फिर फेंक के आते हैं तो फिर भी वहीं पे आ जाता है, ओके। किसी ना किसी वजह से। अंगूरी कहते हैं एक काम करते हैं, इसमें आग लगा देते हैं। ओके। तो हम एक बॉडम आदमी इस तरह की बात कर सकता है कि RDX में आग लगाएगा तो क्या होगा? उसको नहीं पता है ना वो सारी चीजें। तो वो सोच पर डिपेंड करता है। अब जैसे टीका टिल्लू है, मलखान है, ये लोग अगर आपस में बात करेंगे तो इनका कैरेक्टर हमने रखा हुआ है कि हमेशा ये लड़कियों के बारे में बात करते हैं, साले फालतू की बकवास करते हैं। इनसे आप भगवान श्री राम और कोई ज्ञानी या कोई अच्छी बात आप ज्ञानी बात नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग जो है वो करेंगे तो जुए की बात करेंगे, ये वो बात करेंगे, वो सारे उससे कैरेक्टर बनता है। विभूति नारायण मिश्रा इंटेलिजेंट है, ज़हीन आदमी है, बहुत तेज आदमी है, लेकिन उसके दिमाग में भाभी जी भी रहती हैं, तो भाभी जी के अलावा कुछ और सोचेगा ही नहीं। तिवारी जी है, वो काइया टाइप का आदमी है, वो वैसी ही बातें करेगा। अनीता इंटेलिजेंट है, अंगूरी जो है थोड़ी बॉडम टाइप की है, सक्सेना पागल है, तो वो शौक और इसके बारे में ही बातें करेगा, वो सारी चीजें। तो वो हरकतें जो करेगा वो अनएक्सपेक्टेड होंगी सारी की सारी। तो कैरेक्टर वहां से निकल कर आते हैं। और आपको क्या लगता है, ज्यादा अगर मासेस की बात करें तो कैरेक्टर चलता है या कहानी चलती है? कैरेक्टर चलता है। जी बिल्कुल, हमेशा देख लो आप, कैरेक्टर फेमस होते हैं। लेकिन सर बहुत सारे लोग इसी के पीछे पड़े होते हैं कि अच्छी कहानी लेकर आओ, अच्छी कहानी मैम, हाँ बिल्कुल बहुत जरूरी है कहानी, बहुत अच्छी चीज है कहानी, तो बहुत जरूरी है ही, बट कहानी के अलावा उसमें अगर कैरेक्टर नहीं होंगे तो फिर मजा नहीं, तो फिर कैसे चलेगी? हाँ, तो कैरेक्टर अगर अच्छे हैं तो कहानी बिल्कुल मैम 19 भी रही, यस मैम, तो कैरेक्टर कहानी वैसे मतलब BC हो, वो भी होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता क्योंकि कोई कमी ना हो, लेकिन एक बार के लिए अगर कहानी हल्की सी वो है तो कैरेक्टर उसको संभाल के लेता है। सर ऐसा कोई शो है जो ऑफ एयर हो गया हो और आपको लगता है फिर से आना चाहिए उसका सीजन? यस मैम, मुझे ऐसा लगता है यस बॉस आज का शो है एक्चुअली। जब भी देखें आप तो वो शो जो तरोताजा लगता है, क्योंकि यस बॉस आज की तारीख में हर महकमा, ऑफिस का कोई भी महकमा उठा लीजिए आप, या कॉर्पोरेट हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, उसमें सब में यस बॉस चलता है। तो वो आना चाहिए, लेकर आए सर प्लीज। अगर ऐसा कोई मौका इत्तेफाक बना आप जो चाहेंगे वो हो सकता है सर। वाओ, बड़ा अच्छा। सर टीवी में कॉमेडी के शोज अगर डेली सोप्स की बात करें तो उसके कंपैरिजन में कम आते हैं, उसका रीजन आपको क्या लगता है? या तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि शायद कॉमेडी लेखक नहीं है उतने, अच्छा, जो जितने मतलब वैसे तो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब काफ़ी जो कॉमेडी में इंटरेस्ट लेते हैं शायद लिखने में, कि इतना बड़ा डेली कॉमेडी कौन लिखेगा, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे शोज आते हैं तो उतने नहीं चलते हैं, शायद इसके पीछे का रीज़न अब क्या कह सकते हैं। सर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है कि कोई भी चाहे शो हो, वेब हो, फिल्म हो, सारे लोग दिखते हैं, एक्टर्स दिख रहे हैं, डायरेक्टर्स दिख रहे हैं, राइटर्स अभी भी
हिडन रहते हैं। एक सलीम जावेद सर का दौर था जी जहाँ पे राइटर्स कहानी से भी जो है वो ऊपर थे। एक आज का दौर है जहाँ पर कहीं ना कहीं राइटर हिडन जो है वो हो गया है। उसका आपको रीज़न कोई लगता है या क्या लगता है एग्जैक्टली? जहाँ तक मैम बिल्कुल आपने या कोई ये राइटर को पीआर कराना चाहिए वैसा कुछ? नहीं मैम, लेकिन ऐसा होता है ना कि एक ज़माना वो भी था जब आपने उनका सीरीज़ देखी होगी तो सलीम जावेद साहब का नाम ही अभी नहीं आई था। है, अभी आई है। हाँ, उसमें नाम ही नहीं था। एक जगह उन्होंने बताया कि उस फिल्म कोई रिलीज़ हुई थी, उस फिल्म में उनका पेपर इस पे जो पोस्टर था उस पे नाम ही नहीं था हाँ सलीम हाँ जावेद। हाँ, आई थिंक जंजीर की ही जंजीर की हाँ बात ही है, हाँ, तो जंजीर उन्होंने की कहा था कि उन्होंने रातों रात अपने बदले लगवाए छपवाया था और उस छपवा पे। दिया उस पे सब सारे। यस यस। तो नहीं, एक लेकिन उन्होंने एक सर फाइट की, वही एक बात है हाँ, कि उन्होंने फाइट की, फिर उनका दौर बहुत लंबे अरसे तक यस, चला। एक अब क्या रीजन लगता है आपको? स्टार से वो 1 लाख रुपए ज़्यादा हाँ लेते थे। हाँ। मैम यही है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि राइटर को आज भी उतनी इज्जत नहीं है। तो उसका रीजन आपको क्या लगता है? मतलब राइटर खुद उसका रीजन खुद responsible है? राइटर ही है। कुछ ओके। कुछ राइटरों को अपनी इज्जत नहीं करवानी आती है। मैं क्लियरली अगर यहाँ पे कहूँ ओके। तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ राइटर नहीं है। ओके। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि उनको लगता है कि वो राइटर हैं, लेकिन वो फिल्मों से चोरी करके, हम्म, हॉलीवुड की फिल्मों से चुरा के स्क्रिप्टें वगैरह, मैं ऐसे लोगों के बड़े खिलाफ हूँ। हम्म, जो आपकी ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको आप भूल करके, इंडिया में क्या कम ह्यूमर है, हम्म, तो आप जब वो चीज़ें करना शुरू करेंगे तो सामने वाले बंदे को आपकी हैसियत पता चल जाती है हम्म। कि आप तो चुरा के काम कर रहे हैं, तो वो क्या इज्जत करेगा आप। नहीं, लेकिन एक है ना कि एक तबका है जो बहुत अच्छा लिख रहा है, एक तबका है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो क्या जो ये तबका जो चोरी कर रहा है या यहाँ वहाँ से लिख रहा है या जो अच्छा नहीं लग रहा है, उनके वजह से जो राइटर Yes. से उनको ड्यू नहीं मिल रहा है उनका, ये Yes, रीजन मैम। लगता है आपको? बिल्कुल मैम, वो तो सबको Okay. ऐसे ही समझेंगे। ओके ओके। जब एक बंदा जब इस तरह का काम कर रहा है तो वो सबको ही वैसा समझेंगे। वो मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाली बात है अच्छा। कि आज की तारीख में जो अच्छे राइटर हैं, मैं जैसे टेलीविज़न के गिने चुने राइटरों के नाम लूँ, मैं रघुवीर शेखावत सर हैं, बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं, और भी कई सारे लोग धीरज सरना है। धीरज सरना जी हैं, सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन 2-4 लोग ऐसे हैं जो इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को राइटर कहलवा रहे हैं, तो फिर सब लोगों को ऐसे ही समझा जाता है। नहीं, लेकिन जैसे सलीम जावेद सर की जो सीरीज अभी आई है, डॉक्यूमेंट्री, जी जी, उस समय पर भी राइटर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। हाँ, उन्होंने फाइट की अपने क्रेडिट के लिए भी, Yes. रिस्पेक्ट के लिए भी और मनी के लिए भी। यस अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भी राइटर्स जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं या जो अच्छे नाम हैं, बड़े नाम हैं, हाँ, उनको एक फाइट करनी चाहिए बिल्कुल इसके लिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो रेडी हूँ, मैं इस चीज़ के लिए, मैं हमेशा। लेकिन समस्या एक ये हो जाती है कि एक तो जो भी राइटर हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं ज़्यादातर। वो लोग ये समझते हैं कि अरे यार हमारा काम चल रहा है तो चलने दो ना एक भाई। डर होता है काम नहीं हाँ मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो होता ही है, सबसे ज़्यादा ओके, ज़रूरी ओके। है। आपको लगता है सर ये कभी आता है ख्याल एक इनसिक्योरिटी का या कभी इनसिक्योरिटी का तो देखिए मैम आता है, लेकिन मेरे साथ में ये है कि मेरे साथ जो टीम है ना, मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोग हमेशा राइटर को आगे बढ़ा के रखते हैं। संजय कोहली साहब हैं, बेनाफिर मैम हैं, मैं उनको बिल्कुल ये चीज़ मैं पूरे डंके की चोट पे कहता हूँ कि जब कभी अवार्ड फंक्शन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लोग सबसे पहले हमारा नाम लेते हैं कि भाई हमारा ये शशांक बाली डायरेक्टर हैं, मनोज संतोषी राइटर हैं, ये है मेरे 2 अनमोल रतन। और यस, मैं ये बिल्कुल पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भाभी जी में फ़िलहाल जितना नाम राइटर का हुआ उतना किसी सीरियल का नहीं हुआ। सही बात। तो उतना मतलब लोग आज जानते हैं मुझे कि हाँ, नाम से, हाँ अरे वो भाभी जी के राइटर हैं मनोज संतोषी। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा मैं। तो ये एक तरह से मैं कहूँगा कि हर सीरियल में होना चाहिए। हालांकि एक चीज़ मुझे ये लगती है कि टेलीविज़न में तो फिर भी राइटर्स को उनके क्रेडिट मिलते हैं,
ज्यादा जो जद्दोजहद होती है वो वेब और फिल्म में आई गेस बहुत यस है, क्योंकि टीवी तो राइटर्स का ही मीडियम है, मीडियम है। तो वहाँ पर उनको काफी फिर भी सम्मान मिला है, पैसे भी जो है वो अच्छे मिले। ये मैम एक तरह से परंपरा भी बन गई है कि राइटर का नाम ही नहीं लेना है। मेरे साथ मैंने कुछ सीरियल किए, मैं नाम नहीं लूंगा, तो लोग क्या कहते थे, हमारे डायरेक्टर फलाना नाम ले दिया, फलाने एक्टर, ये एक्टर, वो एक्टर, और हमारा राइटर भी। हमारा राइटर भी क्या होता है भाई, आप नाम तो लो राइटर का, नाम कौन है, आप उसका नाम तो लीजिए। जिसने पूरा ये मैंने पूरा शो गढ़ा है। हाँ, मैं जब एक सीरियल था, कोई एक सीरियल था, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि उसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। अच्छा। तो मैं जब वो शो लिख रहा था तो अच्छे से लिख रहा हूँ, वो शो एपिसोड पूरे कर रहा है, 500 एपिसोड हो गए, 500 एपिसोड में सबके नाम बोले गए, यहाँ तक कि स्पॉट बॉय तक का नाम बोला गया वहाँ अनाउंसमेंट में, और राइटर का नाम और राइटर का नाम ही नहीं बोला गया। तो मैं तब वो चैनल वाले खड़े हुए थे वहाँ पे। हमारी चैनल की मैम थी प्रिया मिश्रा जी। कौन सा शो सर? शो नहीं बताएंगे। ओके। तो कोई था शो, तो उन्होंने जो जोर से चीखा के मनो, वेयर इज द मनोज संतोषी, वो भी तो राइटर है शो का, उसका नाम भी तो लीजिए। बोले हाँ मनोज संतोषी। तो ये कितनी बार ऐसा होता था कि लोग अपने अपने एक्टरों के, राइटरों के और इसके नाम लेके मतलब जो है वो, इसलिए मैं आज उनका नाम लेता हूँ उन लोगों का अपने इंटरव्यू में। मैंने कहा मैं वैसा नहीं हूँ, मैं इंटरव्यू में हर किसी का नाम लेता हूँ जो जुड़ा हुआ था उससे, ये जो भी थे, मैं किसी का नाम मतलब वो सबका अपना क्रेडिट है, सबका अपना क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? यस मैम, क्योंकि जिस शो से मैं जुड़ा हुआ हूँ सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ उसमें, मेरी टीम है पूरी, मेरे जितने भी एक्टर हैं वो सारे के सारे मतलब। जबकि पहली किसी भी चीज की शुरुआत, चाहे टीवी का शो है, चाहे कोई फिल्म हो, चाहे सबसे पहले राइटर से होती है मैम। लेकिन यहाँ पे ये परंपरा बन गई है कि आपने सबका नाम लेना है, आपने एक्टरों का नाम लेना है, आपने डायरेक्टर के नाम से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि वो भी कैप्टन ऑफ द शिप है, वो ग्रेट जॉब है, वो बहुत बड़ा जॉब है। मुझे एक्टरों के नाम से भी, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको राइटर का नाम भी लेना चाहिए। बहुत फिर ऐसा महसूस होता है ना कि बहुत पीछे हैं। बिल्कुल मैम, और कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना, मतलब एक बार तो मैं रो के निकला हूँ वहां से। अच्छा। मैं रो रहा था, मैंने कहा कमाल है, मैंने कहा इस तरह की चीजें हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की चीजें हमारे साथ होंगी। सर क्रेडिट के लिए कभी कोई लड़ाई हुई है? क्योंकि ये भी बहुत रहता है कि खुद का लिखा हुआ उसमें नाम किसी और का जा रहा है। अब तो हाँ, ये कई बार ऐसा भी हुआ था, जैसे एक शो था तो यस बॉस शो था, अब उसमें अशोक पटोले साहब ने वो शो लिखा, मेरे उस्ताद थे वो, एक ये अलग चीज़ है। जब वो शो मैंने लिखना शुरू किया फिर भी उसमें मेरा नाम नहीं जाता था, अशोक जी का नाम जाता था ज़्यादातर एपिसोड अच्छा। में। फिर पहले अशोक जी का नाम आता था, स्क्रोलिंग में मेरा नाम आने लगा। ओके। और तो आपने कभी कहा नहीं इस चीज़ के लिए? मैं कई बार मैंने बोलने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद में एक बार ऐसा हुआ कि मेरा नाम, अशोक जी का नाम वहाँ से मेन जो उस टाइटल थे वहाँ से हटा दिया, सिर्फ मेरा नाम लास्ट में आता था स्क्रोलिंग में। कभी ऐसा नहीं और हुआ। वो हर्ट करता था आपको? वो बहुत हर्ट करता था। मैंने बोला ठीक है, मेरे उस्ताद ने लिखा है, अगर वो शो अब मैं लिख रहा हूँ तो कम से कम मेरा नाम तो उसमें आना चाहिए। तो कभी देख के ख्याल आया कि मेरा टाइम भी आएगा वैसा कुछ? हाँ बस एक वही है कि दर्द का घूंट पी के बस वैसा हो जाता है। तो वो अब जो मेकर्स थे, प्रोड्यूसर लोग थे, वो लोग उन चीज़ों को पे ध्यान मतलब होते थे, नहीं वही वो उन्होंने लिखा है वो तो बराबर है। कोई फाइट करने वाला भी नहीं था। एक बार मैं बैठा हुआ था सेट पे, कहीं एक शो की शूटिंग कर रहा था, शूटिंग पे गया हुआ था मैं स्क्रिप्ट देने के लिए, सब एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, एक्टर ये एक्टर फलाने हैं, ये एक्टर ये हैं, ये एक्टर वो हैं, ये एक्टर ये हैं, मेरा नाम ही नहीं किसी ने लिया। मैं बैठा हुआ हूँ जब के सामने से, तो मुझे बड़ा दुख होता है।
और आज ठीक है, आज सारे लोग नाम लेते हैं मेरा। आज तो आपके आज नाम से बड़े शो actor- चलता है सर। नहीं, मेरे नाम से नहीं चलता है, सारी टीम का असर है सर उसमें। कोई शो हिट मतलब मेन रीजन क्या होता है किसी शो के हिट होने का? आई नो कि बहुत सारी चीज़ें क्लब होती है, लेकिन अगर कोई 3-4 ऐसी विशेष चीज़ें हैं जिसकी वजह से ज़्यादा चलता है। एक तो मैम सारे लोगों को सेम पेज पे होना चाहिए, ओके। कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है, आधे लोग इधर हैं, आधे लोग उधर हैं, आधे लोग उधर हैं, वैसे कोई शो शो नहीं अच्छा नहीं चलता है, अच्छा। ना बन सकता है अच्छा। दूसरा एक चीज़ होती है कि किसी के बीच में कोई फाइटिंग ना हो, कभी कोई झगड़ा ना हो, किसी एक्टर या किसी के बीच ईगो ना मतभेद ना हो, हो, हाँ, मनमुटाव ना हो, मनमुटाव ना हो, मतभेद ना हो, वो बहुत मायने रखता है। उससे शो में खटास आ जाती है। उससे शो में बहुत खटास आ जाती है। ओके। मैंने देखा है कि लोगों ने 6-6 महीने एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। मैंने भाभी जी घर पे हैं भी शो किया, आज उसके 2400 एपिसोड हुए हैं। वाओ। इससे पहले मैंने जीजा जी छत पे हैं लिखा, मे आई कम इन मैडम लिखा, यस बॉस भी लिखा। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। अच्छा, कि वो ऐसा आपको इतने लगता है? लंबे, हाँ ओके, डेफिनेटली। ओके। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ गड़बड़ नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ थी, इस वजह से वो शो में असर पड़ा उस पर, मतलब ओके। उस पर क्रिएटिविटी में बहुत तगड़ा असर पड़ता है, परफॉर्मेंसेस पे असर पड़ता है। साफ पता चल जाता है कि आपकी कुछ एक हमारे शो थे जिसमें 6 महीने हीरो हीरोइन आपस में बात ही नहीं कर रहे थे। ओह। तो फिर सोचिए कैसे केमिस्ट्री निकल तो वो के कैसे आएगी। केमिस्ट्री निकलेगी? तो मेरे डायरेक्टर जो हैं वो हमेशा इस चीज़ को शशांक बाली जी बोलते हैं कि एक्टरों में या किसी में भी कभी कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए शो में, सब अच्छे से रहें, सब अच्छे से प्रेम सब से पॉजिटिव रहें। रहें। भाभी जी घर पे की खासियत ये थी कि सब लोग जब काम करते थे तो ओ हो सेट पे खाना बन रहा है, सेट पे दावतें हो रही हैं, किसी की कोई बुराई नहीं करता था, सब लोग आपस में इतने अच्छे दोस्त रहते थे। लेकिन अच्छा हाँ, आर्टिस्ट की टीम डेफिनेटली अलग थी। मे आई कम इन मैडम में भी आपकी सेम टीम थी, सेम टीम थी लेकिन आर्टिस्टों की टीम हाँ, अलग लेकिन थी। आर्टिस्ट की टीम अलग थी। वो ओके। कभी-कभी आर्टिस्टों में ऐसे फर्क हाँ, पड़ जाता है हाँ, ना, हम हाँ, जानते हैं। यस यस यस। तो सर कॉमेडी राइटिंग नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि राइटिंग में अगर किसी को आना है, कोई लखनऊ का या कोई जबलपुर में बैठा, हाँ, एक अगर आप अपने हिसाब से एक रास्ता बता सके कि इस तरह से आप टीवी राइटिंग में स्पेशली आ सकते हो, क्या प्रोसेस आपके हिसाब से होगा? देखिए अगर वो हिंदी बेल्ट का सबसे अच्छी बात है उसके लिए, क्योंकि हम लोग अगर हिंदी शो लिख रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, हिंदी पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। पकड़ से मेरा मतलब है कि कम से कम हम आम बोलचाल जो हम बोलते हैं, साहित्यिक भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो आम ही लैंग्वेज चलती है, लेकिन वो उतना हो कि आप किसी को अपनी बात अच्छे तरीके से समझा सकें। ओके। और अगर आप राइटर बनने आ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, तो वो स्कूलिंग आपकी बड़ी ज़रूरी है कि आप अगर कॉमेडी राइटर बनना चाहते हैं तो आपकी स्कूलिंग भी कॉमेडी होनी चाहिए। कॉमेडी का मतलब है ये कि आप उसी में रच बस जाइए, आप कॉमेडी प्लेज पढ़िए, आप कॉमेडी फिल्में देखिए, अच्छी फिल्में देखिए, इंग्लिश मूवीज़ भी आपके लिए हैं। और थोड़ी बुरी भी देखी सर, कॉन्फिडेंस और बढ़ाती है। खराब भी देखनी चाहिए, जी जी जी। और उसके स्क्रीन प्ले देखिए, और ख़ास करके नए लोगों को तो मैं बता रहा हूँ मैम, अगर वो देखना चाहते हैं तो कोई भी फिल्म लें और सीन वाइज उसको लिख लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो मैंने किया प्रैक्टिस की है। मैंने प्रैक्टिस की ओके उसकी। ओके। तो वो जो है ना, मैं क्या करता था, जैसे मैं डायलॉग लिखना है मुझे, तो वो सीन वाइज, इस सीन में ये आता है, ये काम करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करके मैं 10 सीन मान लीजिए मैंने बना लिए, उसके लिख लिए। फिर मैं ट्राई करता था कि मैं कॉमेडी में अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा। कई बार गलत भी होता है, कई बार ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। प्लेज अगर आप पढ़ते हैं, कॉमेडी फिल्में देखने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो फीलिंग आपको पता चल जाती है
किस फील से वो डायलॉग बोल रहा है। क्योंकि आप अगर किताब पढ़ेंगे तो उसमें तो डायलॉग मरे हुए होते हैं, उसमें फीलिंग लेस होते हैं। आपने उसमें तो पढ़ आपने जैसा पढ़ लिया वो भाव आ गया, वो भाव आ गया, लेकिन वहाँ पे आपने एक बड़े एक्टर को संवाद बोलते हुए देखा है, तो वो जो बड़ा एक्टर बोल रहा है ना, वो फीलिंग आपकी यहाँ पे, अबे क्या हुआ, ऐसे हो गया। अब यहाँ उसमें ही आ गया, पंच आ गया, अब क्या हुआ, इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग ये। तो वो जो एक अच्छा एक्टर बोल रहा है, अच्छे एक्टर बोल रहे हैं, वो फीलिंग को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि हाँ अभी मेरे लफ्ज़ को अगर वो बोलेगा तो कैसे बोलेगा। तो एक राइटर को एक अच्छा एक्टर भी होना बड़ा ज़रूरी है, एक परफॉर्मर होना बड़ा ज़रूरी है, और कैरेक्टराइजेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जैसा आपने कहा ना कि कैरेक्टर चलते हैं मैम। कैरेक्टराइजेशन में ये है कि आपके इर्द गिर्द जो कैरेक्टर है ना, आप रोज़ाना सुबह उठो, जो भी अपने काम धंधे पे निकल रहे हैं सारी चीज़ें, तो आप कैरेक्टर देखिए। बस स्टॉप पे बैठा हो कोई अलग ही कैरेक्टर होगा, आपकी बस में भी 3-4 लोग, पान खाने के ही 4 कैरेक्टर अलग अलग हो जाते हैं। तो हर कैरेक्टर की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईश्वर कितना बड़ा क्रिएटर है, आप देखिए, हर इंसान उसने अलग बनाया है। सही बात है, कितना बड़ा, कितने लाखों करोड़ों लोग हैं और सब अलग कैरेक्टर वो बनाया है। वो कैरेक्टर बनाने वाला तो वो है। तो वो कम से कम हम जब कैरेक्टर, हम और शशांक जी बनाते हैं, जब बैठते हैं हम किसी भी उस पर, तो हम लोग वही सोचते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या कुंडली देखिए आप, कुंडली क्या होती है, कैरेक्टर की कुंडली बनाना। अच्छा भैया ये कैसा है, ये 5 फीट लंबा होगा, 5 फीट 4 इंच लंबा होगा, ये थोड़ा हल्का हेल्दी होगा, ठीक है जी, दांत वगैरह क्लीन होंगे, ठीक है, ओके, दाढ़ी वगैरह रखता, हाँ हल्की सी दाढ़ी रखता होगा, ठीक है, पढ़ा लिखा कितना होगा, इसको पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं, 12th पास होगा ये, अच्छा ठीक है, भगवान को मानता होगा क्या, ये सवाल आता है। भगवान को मानता तो नहीं होगा, कभी कभार भगवान का मंदिर अगर सामने पड़ जाए तो हाथ बात जोड़ लेगा, ऐसा नहीं स्पेशली जाए। अच्छा, बीवी के साथ कैसे पटते हुई, नहीं बीवी के साथ नहीं पटते हुए, बच्चों के साथ। सबसे छोटा बच्चा इसका बड़ा लाडला हुआ, बड़े लड़का जो मम्मी पे गया है वो मम्मी के साथ रहता है। अच्छा, जॉब अभी तक बेरोजगार है। अच्छा, बातें कैसी करता होगा, कभी कभी समझदारी की बातें भी कर जाता है, कभी कभी बेवकूफ़ाना बातें कर जाता है। ये हम लोग इस तरह की चीज़ें हम लोग पूरी कुंडली पूरी बैक स्टोरी में जाकर खंगाल कर। अच्छा, इसकी मम्मी वगैरह से, मम्मी डैडी से प्यार मिला होगा इसको, नहीं उतना नहीं मिला होगा, मतलब मम्मी तो प्यार करती है, सारे बेटे उसके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन पिताजी बहुत पीटते होंगे इसको। तो ये बारीकियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। वाह, स्टार्टिंग ये तो मुझे लग रहा है कि कितनी बारीकी से जो है वो आप लोग कैरेक्टर, हाँ वो कैरेक्टर में तभी शायद उनके सोचने का तरीका, उनके जेस्चर पोस्चर सारा कुछ जो है वो दिखता है। जैसे अंगूरी के लिए हमने वही सवाल जवाब करे कि पढ़ी लिखी है, नहीं 5वीं पढ़ी हुई है। अच्छा, मम्मी से अपनी से, भाई घर में तो सबकी लाडली है, नो डाउट। अच्छा, बाकी बातचीतें कैसी करती है, बॉडम पने की बातचीतें करती है, कुछ भी इससे समझदारी की बातों की उम्मीद नहीं कर सकती। दिल की बहुत साफ है, क्लीन है एकदम से। अच्छा, हस्बैंड क्या समझता है इसको, हस्बैंड तो जो समझता है वो समझता है, बॉडम ही समझता है, सीरियसली नहीं ले सकता। प्यार करता है क्या, हाँ हाँ बहुत प्यार करता है, ये अपने हस्बैंड से बोला, वन एंड ओनली, इसके लिए हस्बैंड ये जो कुछ है सारी चीज़ें। अच्छा, घर पे कोई आया तो उसका ये मतलब स्वागत वगैरह बहुत अच्छे से करती है, खाना खिलाए बिना नहीं जाने देती सारी चीज़ें। अच्छा, सासू माँ से, वो सासू माँ को दूसरी मम्मी मानती है, वो सासू माँ भी इससे बहुत प्यार करती है। अब हमें अलग दिखाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर बॉडम बहुओं को सासू माँ की डांट पड़ती है, हमने कहा नहीं, इनमें थोड़ा हम डिफरेंट रखते हैं। यहाँ पे सास बहू में इतना प्यार है जितना मम्मी बेटी में नहीं होगा, तो ऐसे अलग बनता है। तो इस तरह से मैम कैरेक्टर की थोड़ी डेफिनेशन, उसको डिफाइन करना चाहिए डिफरेंट चीज़ों में, उसकी अपनी जो पार्ट ऑफ द लाइफ जो है, कि सुबह में उठ के क्या करती होगी, ये बड़ी
भैया पूजा पाठ वाली लड़की है अंगूरी। हाँ अच्छा, थोड़ी हसीन होगी कि हाँ यार, बड़म लड़कियां होती हैं लेकिन बड़ी हसीन होती हैं, कभी कभार खूबसूरत होती हैं। अच्छा, तो इस तरह का इतना डिटेलिंग जब करते हैं तब कैरेक्टर निकल। हाँ मैम, वैसे उस पर कायम रखना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, अपनी ज़रूरत के लिए हम उसको जो है हम नोट करके रखते हैं ताकि हम उसको कंटिन्यू हाँ यूज कर कंटिन्यू। सकें। और आप इसलिए देखें कि कंटिन्यूएशन में रहती हैं वो चीज़ें हमारी। कई एक बार ऐसा होता है दूसरे राइटर आके चेंज कर देते हैं कैरेक्टर, वो गलत है। जो है जैसा है वैसा है, वैसे ही रखें आप उसको, वही उसका मज़ा है। हाँ। थैंक यू सो मच मनोज सर, इतनी सारी बातें करने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने राइटिंग के बारे में बताए, तो वो बहुत सारे लोगों को जो है वो हेल्प करेंगे। और मैं चाहूँगी कि इस शो का वाइंड अप जो है वो आपकी आवाज़ से, आपके गाने के साथ जो है वो हो। तो सर प्लीज़ थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें। जी मैम ज़रूर। मेरी वो गुलाम अली साहब की बड़ी फेमस एक गज़ल है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता। वाह, हो जाए सर। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नज़र मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। शेर है इसका। मेरी बर्बादी में वो भी है बराबर के शरीक, मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक, मेरे किस्से मेरे यारों को सुनाता क्या है, एक नज़र मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। वाह, क्या बात है सर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।